हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में डीडी ट्रांजिशन और सीटी स्पेक्ट्रा क्या होता है इसे देखेंगे। जो डीडी ट्रांजिशन है उसमें हम ये बात जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू सीएफटी डी ऑर्बिटल अपने दो लेवल्स में स्प्लिट हो जाता है। डी जनरेट से वो नॉन डी जनरेट में कन्वर्ट हो जाता है। 3 ऑर्बिटल उसके नीचे लोअर एनर्जी पे आ जाते हैं, 2 ऑर्बिटल उसके ऊपर हायर एनर्जी पे चले जाते हैं। यदि डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन होगा और वो नीचे के 2Tg ऑर्बिटल से ऊपर के Eg ऑर्बिटल में जंप करेंगे एनर्जी को पाकर, तो हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा या एक लाइन या एक बैंड मिलेगा। इसी चीज़ को हम डीडी ट्रांजिशन कहते हैं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जो संक्रमण धातु संकुल होता है उसके लिए नॉर्मली जो एनर्जी ली जाती है वो आईआर रीजन से या विजिबल रीजन से ली जाती है। इसी वजह से जो डीडी ट्रांजिशंस के जो बैंड आते हैं वो काफ़ी दुर्बल होते हैं तथा उन संक्रमणों से संबंध होते हैं जो मुख्यतः धातु परमाणु पे स्थानीयकृत होते हैं। क्योंकि आपने देखा कि जो डी ऑर्बिटल थे नीचे वाले लोअर एनर्जी के, वहाँ से इलेक्ट्रॉन अपर लेवल पर चला गया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रहा उसी मेटल के डी ऑर्बिटल में। तो यहाँ नॉर्मली उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात की जाती है जो धातु पर लोकलाइज रहते हैं, अर्थात धातु का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के अवशोषण से पूर्व और पश्चात वहीं पर ही बना रहता है, कहीं और नहीं जाता है। जबकि अब हम बात करेंगे सीटी ट्रांजिशंस की। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, जबकि डीडी ट्रांजिशन में ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है अब ये देखेंगे हम। ये वो संक्रमण होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे पर स्थानांतरित होते हैं। मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरित होता है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के बाद एक्चुअली अणु के जो अंदर एक परमाणु से दूसरे परमाणु पे आवेश का स्थानांतरण होता है। इस आवेश स्थानांतरण से जो धातु से लिगेंड की ओर या लिगेंड से धातु की तरफ, दोनों में से किसी का भी हो सकता है। एक्चुअली इसके अंदर हो क्या रहा है, जो भी एक्सेसिव चार्ज है, चाहे वो लिगेंड पे हो चाहे वो मेटल पर है, और जहाँ पर भी खाली ऑर्बिटल अवेलेबल है, चाहे वो लिगेंड पे हो चाहे वो मेटल पे हो, इन दोनों के होने के कारण इलेक्ट्रॉन इधर से उधर या चार्ज इधर से उधर आ जा रहा है। इसीलिए हम इसे आवेश स्थानांतरण कहते हैं, जबकि डीडी में हम डीडी संक्रमण कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर आवेश का या इलेक्ट्रॉन का किसी किस्म का कोई स्थानांतरण नहीं होता। जो जहाँ होता है वो वहीं पर ही रहता है। इसकी जो नॉर्मली रेंज है, जैसे कि मैंने यहाँ बता भी रखा है कि जो इसकी जो तरंग संख्या आती है वो करीब 1 लाख से 10,000 क्षेत्र में पड़ती है। 1 लाख सेंटीमीटर इनवर्स और 10,000 सेंटीमीटर में होती है। जबकि जो इसकी आवृत्ति होती है वो 50,000 सेंटीमीटर इनवर्स से 13,000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में पड़ती है। अच्छा, अब एक्चुअली क्या होता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ एनर्जी से, तरंग संख्या से और म्यू यानी कि आवृत्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनके बीच में जो सीधा सीधा संबंध है वो कुछ इस तरीके का है कि डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू एच न्यू बार सी। यहाँ पर जो E2 है वो उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा होगी और जो E1 है वो लोअर एनर्जी की अवस्था होगी, और जो H है वो प्लैंक कांस्टेंट है, C जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ये इतनी बातें आप 12th में भी देख चुके हैं कि ये ऐसा होता है।
इनको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, संकुलों में जो डी ट्रांजिशन होता है वो E2 और E1 दोनों ही धातु की ऊर्जा होगी। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो E2 जो लेवल होता है, E1 जो लेवल होता है वो नीचे का होता है, E2 जो लेवल होता है वो ऊपर का होता है। लेकिन वो बात केवल एक ही परमाणु के डी ऑर्बिटल के बारे में करते हैं। लेकिन सामान्यतः यहाँ परमाणुओं के मध्य परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से अणु कक्षकों का निर्माण होता है। इस कंडीशन में जब मेटल से कोई लिगेंड जुड़ गया है तो डेफिनेटली जो मेटल के जो ऑर्बिटल्स थे उससे जो लिगेंड के जो ऑर्बिटल्स हैं ओवरलैप कर लेते हैं, और इस ओवरलैप करने के बाद जो हमारे ऑर्बिटल्स बनते हैं उसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें हम इनको 4 तरीके से डिनोट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इनको डिनोट करने का तरीका क्या होता है कि ये लिखा हुआ मैंने यहाँ पर कि सिग्मा, पाई, सिग्मा स्टार, पाई स्टार। जो सिग्मा और पाई जो होते हैं वो बंदी कक्षक होते हैं, और जो स्टार लगाते हैं हम यहाँ पर इस तारे का जो निशान लगा देते हैं, ये जो होता है ये एस्टरिक बोले या कि स्टार साइन बोले, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए होता है। तो अब चूंकि यहाँ पर 4 किस्म के ऑर्बिटल्स बन गए, और कुछ ऐसे ऑर्बिटल्स भी होंगे जो कि अबंदी कक्षक होते हैं, जो कि नॉन अबंदी कक्षक होते हैं। वो क्या होते हैं कि जो अतिव्यापन में भाग नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें ये सारे ऑर्बिटल्स मिल जाते हैं। अब हम जानते हैं कि हमें फिर यहीं पर ट्रांजिशन करवाना है, जैसे कि हमने डी में करवाया। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही ट्रांजिशन होता है, लेकिन जो ट्रांजिशन होने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि वही ट्रांजिशन अलाउड होते हैं जो कि सिमेट्री, जिनमें कि ट्रांजिशन होने के बाद उस जिस कक्षक से हुआ है और जिसमें वो गया है इनकी सिमेट्री चेंज ना होती हो। जैसे कि सिग्मा से सिग्मा स्टार में जाएगा, एन चूँकि खुद की उसकी कोई सिमेट्री नहीं होती है तो वो पाई स्टार में भी जा सकता है, सिग्मा स्टार में भी जा सकता है, और पाई के स्टार में ही जा सकता है। तो यहाँ इस प्रकार के संक्रमण ही संभव है, क्योंकि इन संक्रमणों से अणु कक्षकों की समिति नहीं बदल जाती है। तो अगर ऐसे संक्रमण होते हैं जिसमें कि समिति बदल जाती है, उनको हम वर्जित संक्रमण कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये संक्रमण नहीं होते, पर ये इतने दुर्बल होते हैं कि ये हम इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ 4-5 तरीके के हमने यहाँ पर ट्रांजिशन करवाए हैं। वो ये ट्रांजिशन, और जो नॉट अलाउड ट्रांजिशन है या जिसको कि हम दुर्बल या वर्जित बोल रहे हैं, वो सिग्मा से पाई स्टार और पाई से सिग्मा स्टार है। एन सिग्मा स्टार में भी अलाउड है, एन से पाई स्टार में भी अलाउड है, लेकिन पाई से सिग्मा और सिग्मा से पाई अलाउड नहीं होते हैं। तो इस तरीके से इनके ट्रांजिशंस हो गए। तो मतलब सीटी जो ट्रांजिशन है उसमें जो ट्रांजिशन हो रहे हैं वो एक पूरे एटम के जो चार्ज है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है। एक एटम से दूसरे एटम पे जा रहा है। टोटल एक मॉलिक्यूल की हम यहाँ बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, 2 तरीके की पॉसिबिलिटी होती है। एक तो जो हल्के परमाणु है वो, और एक जो भारी परमाणु है वो। तो जो हल्के परमाणु होते हैं उसमें मेनली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है वो यूवी क्षेत्र में पड़ता है, जिसके कारण वो रंगहीन दिखाई देते हैं। जैसा कि नॉर्मली आप ऊपर वाली जो फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल सीरीज़ है उसमें देखते भी होंगे कि वो इतने गहरे रंग के नहीं आते हैं या रंगीन भी आ जाते हैं। अगर इसी के अंदर हम इसका एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कर दें, जिसे कि हिंदी में विस्तृत कांजुकरण कहते हैं, इससे क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल करके दोबारा एक डबल और आ गया, और फिर एक सिंगल करके दोबारा एक और डबल आ गया, तो इसका मतलब जो आपने डबल बॉन्ड था उसको आगे तक बढ़ा दिया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो संक्रमण की जो ऊर्जा होती है वो कम हो जाती है, और अगर एनर्जी कम हो जाती है तो वो जो यौगिक होता है वो रंगीन दिखाई देने लग जाता है। और दूसरी तरफ अगर मैं भारी परमाणुओं की बात करूं, भारी परमाणुओं में क्या होता है कि इसके अंदर जो हम संक्रमण के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, जो भारी परमाणु होते हैं उसमें जो बाह्य कक्षक की ऊर्जा का मान दूसरे के निकट होता है, जिसके फलस्वरूप अगर आपको ध्यान हो
तो जैसे हम बाहरी नीचे के जो पीरियोडिक टेबल में 4D और 5D में बात करें, तो जो इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो बाहर जाते जाते ऑलमोस्ट सेम होते जाते हैं, उनकी ऊर्जा पास आती जाती है। इसी की वजह से क्या होता है कि इसके संक्रमण क्षेत्र जो जो इनका ट्रांजिशन आएगा वो विजिबल रीजन में आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डी या एफ कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं। सामान्यतः डी या एफ ट्रांजिशन के कारण दृश्य क्षेत्र में बैंड दिखाते हैं। मतलब जो हैवी मेटल्स होंगे वो सब लोग कलर्ड होंगे और दृश्य क्षेत्र में अपने बैंड को दिखाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो ट्रांजिशन है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ उसका मैंने एनर्जी के साथ ये डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एनर्जी जो है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन दिया हुआ है। मतलब मैंने यहाँ पर ये लिख रखे हैं कि कौन कौन से मैंने ऑर्बिटल्स थे और कहाँ कहाँ से किसको ट्रांजिशन किया। तो सिग्मा, पाई, एन, पाई स्टार, सिग्मा स्टार। तो आप सिग्मा से पाई सिग्मा स्टार में जा सकते हैं, पाई से पाई स्टार में जा सकते हैं, एन से सिग्मा स्टार और एन से पाई स्टार, दोनों तरीके के जा सकते हैं। ये तो वो पॉसिबल ट्रांजिशन है जो किसी भी मेटल में हो सकते हैं। अच्छा, अगर ये होंगे तो जो इनके लिए एनर्जी लगेगी वो कैसी लगेगी? जो सिग्मा से सिग्मा स्टार में जो एनर्जी लगेगी वो सबसे ज़्यादा लगेगी, एन से सिग्मा स्टार में फिर थोड़ी कम लगेगी, पाई से पाई स्टार में और कम लगेगी और एन से पाई स्टार में सबसे कम एनर्जी लगती है। ये तो बात हुई कि इसकी एनर्जी जो है वो इस तरीके की होगी कि जो एनर्जी का जो ऑर्डर है वो कुछ ऐसा होगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो एनर्जी का जो ऑर्डर होता है उसमें हम जानते हैं, ये हमें डायग्राम से भी दिखाई दे रहा है कि एनर्जी का ऑर्डर ऐसा इसलिए है क्योंकि सिग्मा से सिग्मा स्टार में अगर आपको ट्रांजिशन कराना है तो क्योंकि उन दोनों ऑर्बिटल्स के जो एनर्जी लेवल है उनके बीच का गैप बहुत ज़्यादा है, और अगर गैप बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में ट्रांजिशन के लिए बहुत अधिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और इसीलिए उस एनर्जी के ज़्यादा होने के कारण ये वाले जो ट्रांजिशंस होते हैं नॉर्मली पाए नहीं जाते हैं, जबकि ये जो दूसरे ट्रांजिशन है ये अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि ऐसे ट्रांजिशन करने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये नॉर्मली हमें अवेलेबल हो जाते हैं। फिर भी अगर मैं यहाँ पर H2 और HF की बात करूँ तो ऐसी कंडीशन में हमें जो ट्रांजिशन करना पड़ेगा वो जो ट्रांजिशन होगा वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार और दूसरी वाली कंडीशन में N टू सिग्मा स्टार ही होगा। अब आप दोनों कंडीशन में देखो यहाँ वही ट्रांजिशन किया जा रहा है जो हम कह रहे हैं कि सबसे अधिक एनर्जी का होता है, क्योंकि यहाँ पर उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इनमें इसी प्रकार का ट्रांजिशन हो सकता है। तो हम यहाँ ऐसे ही ट्रांजिशन करते हैं। और एक्चुअली क्या होता है कि अगर मैंने सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन किया तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा एटम होगा उसके जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन अगर वहाँ से हट जाएंगे या चले जाएंगे ट्रांजिशन करने के बाद, तो जो वो बॉन्ड है वो ही ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब वो मॉलिक्यूल ही ख़त्म हो गया। ऐसी कंडीशन करने के लिए हमें बहुत अधिक हायर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए नॉर्मली ये वाले ट्रांजिशंस नहीं मिलते हैं और जो दूसरे ट्रांजिशंस होते हैं वो पाए जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांजिशन होंगे ही नहीं, इनके जो बैंड आएंगे वो बहुत ही लो इंटेंसिटी के आते हैं, पर आते ज़रूर हैं, जैसा कि इन दोनों ही केसेस में होता है। इसमें यही वाले बैंड पाए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हमने बात करी कार्बोनिल की, नाइट्रो की, या कहीं पर भी असंतृप्त समूह लगा हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये लोग वर्णमूलक समूह होते हैं या जिसे हम क्रोमोफोरिक ग्रुप्स बोलते हैं। इस कंडीशन में एन से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है और आर बैंड जिनका ट्रांजिशन के बाद जो बैंड मिलता है उसको हम आर बैंड बोलते हैं, और हम इसे भी फॉरबिडन बैंड ही बोलते हैं, क्योंकि जो ये बैंड, ये जो एन से पाई स्टार आता है, इस कंडीशन में भी हम ये कहते हैं कि जो बैंड मिला है वो फॉरबिडन है, अलाउड नहीं होता है। अलाउड वही बैंड होते हैं जिनमें सिमेट्री चेंज नहीं होती है। यहाँ भी इस केस में भी सिमेट्री चेंज हो जाती है, इस कारण से हम इसे फॉरबिडन बैंड बोलते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि हम जानते हैं कि कार्बोनिल समूह के अगर मैं इसका अगर मैं वो देखूं इसका मॉलिक्यूलर डायग्राम, तो इससे पता चल जाएगा कि इसको हम फॉरबिडन बैंड क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि इस कंडीशन में आप देखिए कि जो CO है उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो N में है और जो दूसरे जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो पाई स्टार है। तो जो पाई स्टार है अगर हम उसको देखें तो वो जिस प्लेन में होगा, जो नीचे के जो दो ऑर्बिटल हैं वो
एक्स वाई या वाई जेड में होंगे, तो मतलब वो तो प्लेन में है। जो तो तीसरा ऑर्बिटल होता है वो खड़ा हुआ वाई एक्स वाई कंडीशन में है, तो डेफिनेटली एक तो है नीचे प्लेन में और एक है खड़ा हुआ, तो इसमें सिमेट्री बदल गई। इसी वजह से ये जो बैंड आते हैं बहुत ही लो इंटेंसिटी के आते हैं, या हम ये कहें कि इन्हें हम फॉरबिडन बैंड बोलते हैं। जो और इनकी जो इनके लिए हम ये हमने लिखा हुआ भी, इनको हम दुर्बल बैंड की जैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें ये वाले ट्रांजिशन पाए जाते हैं। इसके बाद जो बात करेंगे हम वो करते हैं पाई से पाई स्टार में। पाई से पाई जो स्टार होगा उसमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, कम लैम्डा मिलेगी, अलाउड है ड्यू टू सिमेट्री, क्योंकि सिमेट्री सेम होती है, और पाई से पाई स्टार दोनों ही एक ही तल में होते हैं। इस वजह से हम ये वाले ट्रांजिशंस को अलाउड ट्रांजिशन बोलते हैं। अब इसके बाद जो सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है वो है फेरस के ये वाले कॉम्प्लेक्सेस, जो नॉर्मली कलरीमेट्री एक्सपेरिमेंट्स में काम में लिए जाते हैं, क्योंकि इनका बहुत अच्छा कलर आता है और इनकी जो इंटेंसिटी आती है वो बहुत ऊँची आती है, क्योंकि यहाँ पर धातु से जो धातु के जो परमाणु के जो डी कक्षक होते हैं उससे लिगेंड के जो पाई स्टार जो कक्षक होते हैं जो खाली होते हैं उसके अंदर ट्रांजिशंस होता है, तो हम इसे मेटल टू लिगेंड शिफ्ट बोलते हैं। और वो वाला ट्रांजिशन पाए जाने की वजह से ये बहुत ही कलरफुल कॉम्प्लेक्स है और बहुत अच्छा कलर इसका आता है। ठीक, थैंक यू वेरी मच।